नमस्कार आप सभी को। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 28 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है कोरोना के वक्त की, जब कोरोना का कहर चारों तरफ बरस रहा था, जब सारी दुनिया कोरोना से परेशान होकर अपने घरों के अंदर बैठी थी। उस वक्त भी कुछ क्रिमिनल लोग अपने क्राइम को अंजाम कैसे देना है इस सोच में लगे हुए थे। और जिस कोरोना से सारी दुनिया डरी हुई थी, जिसके डर से वो घर के अंदर बैठे हुए थे, उसी कोरोना को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाकर क्राइम को अंजाम दे रहे थे। अब कोरोना काल की कहानी है तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये साल 2022 की बात है, इसी साल की बात है, 25 जनवरी की। हालांकि उस वक्त तक कोरोना का कहर काफ़ी कम हो गया था, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस थोड़े बहुत आ रहे थे। 25 जनवरी की ये कहानी है। छत्तीसगढ़ में एक बुर्ग नाम का जिला है। उस बुर्ग जिले में एक भिलाई नाम का शहर है। भिलाई शहर के थाने में 25 जनवरी की शाम को एक फ़ोन आता है पुलिस के पास, और फ़ोन पर पुलिस को कहता है कोई कि सुनील शर्मा नाम का एक शख्स है, लगभग 35 साल उसकी उम्र है, और उसकी डेड बॉडी उसके घर के अंदर ही पड़ी है। जब लाश का नाम सुनती है पुलिस, तो वो तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है। वहाँ पर जाने के बाद में सुनील की बॉडी को हिरासत में लेते हैं, आसपास के लोगों से जांच पड़ताल शुरू करती है। तो सबसे पहले सुनील के बारे में कुछ पूछती है लोगों से पुलिस। तो सुनील अपने घर में अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था, अच्छा खासा कमाता था, ठीक ठाक परिवार था, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एकदम शरीफ किस्म का था सुनील। अब पुलिस ने जब सुनील की पत्नी और बाकी सभी से चश्मदीदों से पूछताछ की, तब पुलिस को पता चला कि 25 जनवरी की शाम को सुनील घर के बाहर था, घर के बाहर के कमरे में कुछ काम कर रहा था वो, और सुनील की बीवी और उसके बच्चे एक दूसरे कमरे में थे। अब जिस कमरे में सुनील और सुनील की बीवी थी, उस कमरे के अचानक से बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी, कमरे को बंद कर गेट के कुंडी लगा दी। जब सुनील की पत्नी रानी को कुंडी लगाने की आवाज़ आई, गेट बंद होने की आवाज़ आई, तो वो गेट के पास जाती है, गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि गेट के किसी ने कुंडी लगा दी थी तो गेट खुल नहीं रहा था। सुनील की बीवी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है सुनील को और बाकी सभी पड़ोसियों को, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक भी नहीं पहुंचती है, कोई भी गेट खोलने नहीं आता है। जब काफ़ी देर तक सुनील की पत्नी पुकार लगाकर थक गई थी, तब उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने करीबी रिश्तेदारों को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसने उनको कहा कि ऐसे ऐसे कोई मजाक कर रहा है, क्या है पता नहीं, किसी ने बाहर गेट के कुंडी लगा दी और आप जल्दी से आओ और इसको खोलो। रिश्तेदारों ने कहा कि अभी आते हैं, और उन्होंने भी यही सोचा कि भाई किसी ने मजाक किया होगा और मजाक में कुंडी लगा दी। चलो, रिश्तेदार आते हैं, और वो रिश्तेदार जैसे ही सुनील के घर में मेन गेट से अंदर घुसते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। और चीखें उनकी इसलिए निकली क्योंकि सुनील की लाश उनके सामने पड़ी थी खून में लथपथ। जब ये उन्होंने देखा अचानक से, तो उनके होश उड़ गए। थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल कर वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं जिसमें सुनील की पत्नी और उसके बच्चे थे। जब बच्चे और सुनील की पत्नी सुनील की लाश को देखते हैं, तब वो भी बदआवाज़ चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। तभी ये सब सुनकर आस पड़ोस के पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं, और कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, और पुलिस वहाँ पर मौका वारदात पर आ जाती है। अब ये थी अब तक की कहानी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, बाकी के एविडेंसेस कलेक्ट करती है चश्मदीदों से, और बाकी सभी पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले सुनील की पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की, तो सुनील की पत्नी ने कहा कि वो बच्चों के साथ एक दूसरे कमरे में थी और सुनील बाहर दूसरे कमरे में थे। अचानक से उसके कमरे के किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी, वो गेट के अंदर बंद थी, और बाद में उसने देखा नहीं कि बाहर क्या हुआ, ना कोई गेट खोलने आया। बाद में उसने फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों को बताया, तो खैर उसने कुछ भी देखा नहीं, वो कमरे के अंदर बंद थी। अब पुलिस क्रॉस चेक करने के लिए एक बार उस जिस कमरे में बंद थी सुनील की पत्नी, वहाँ पर जाती है और देखती है कहीं अंदर से हम कुंडी लगा सकते हैं क्या। कुछ दरवाजे होते हैं जिनमें अंदर से भी लॉक लगता है, बाहर से भी लॉक लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा वैसा नहीं था। उसके अंदर बाहर से ही कोई लॉक लगा सकता था, अंदर से लॉक लगाने का कोई ज़रिया नहीं था, यानी कि किसी बाहर वाले ने ही कुंडी लगाई है, लॉक लगाया है। और बाहर वाला लॉक कौन लगा सकता है? सीधा सीधा इसका जवाब था कि जिसने सुनील को मारा है, जिसने मर्डर किया है, उसी ने उस दरवाजे की कुंडी लगाई है। ये थोड़े बहुत बयान लेकर बाद में पुलिस वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है और सुनील की कुंडली निकालना शुरू करती है। अब सुनील की ना ही तो किसी से दुश्मनी थी, ना ही किसी से झगड़ा था, एकदम शरीफ किस्म का इंसान था, तो किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं था।
आसपास के वहाँ की सीसीटीवी भी चेक किए। खैर ज़्यादा सीसीटीवी तो थे नहीं, थोड़ी बहुत सीसीटीवी थे, लेकिन उनमें भी कोई लीड नहीं मिली, कोई भी सुराग नहीं मिला। अब पुलिस के पास यहाँ पर कोई भी आगे लीड नहीं थी, किसी के भी ऊपर शक नहीं था। आगे तलाश करें तो तलाश करें किधर, एकदम ब्लाइंड केस था पुलिस के लिए। पुलिस अपनी पूछताछ शुरू रखती है और वहाँ के जो सुनील के पड़ोसी थे उनसे पूछताछ करती है। अब यहाँ से एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है कहानी में, और वो कैरेक्टर था धीरज। पड़ोसियों ने बताया कि धीरज का सुनील की पत्नी रानी के साथ काफ़ी उठना बैठना है, दोनों आपस में काफ़ी बार मिलते हैं, बातें करते हैं, मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा है। अब पुलिस ने धीरज के बारे में कुछ और आगे पूछताछ की और कुछ थोड़ी बहुत छानबीन की, एकदम शांत, बिना किसी को बताए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो हो सकता है धीरज कहीं भाग जाए और कहीं पर छुप जाए और कोई बहाना तैयार कर ले। तो बिना किसी को बताए धीरे धीरे पुलिस अपनी धीरज के पीछे पीछे पूछताछ करती है, छानबीन करती है। तो पता चलता है कि धीरज और सुनील की पत्नी रानी का रिश्ता मिलने जुलने से आगे बढ़ चुका है और वो आपस में प्यार करते हैं। ये बात पुलिस को पता चल चुकी थी। अब ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस का पूरा शक धीरज के ऊपर चला गया, और धीरज के अलावा शक की नज़रों में आप कोई था भी नहीं। अब पुलिस को यहाँ पर लगने लगा था कि उन्होंने केस को सुलझा लिया है। धीरज और रानी के रिश्ते के बारे में सुनील को पता चल गया होगा, और जब उसको पता चला तो धीरज ने सुनील को मार दिया। ये सब कुछ अपने मन में कहानी बनाई पुलिस ने, और पुलिस पहुंच गई धीरज के घर धीरज को गिरफ्तार करने। पुलिस एकदम खुश थी, केस ऑलमोस्ट सोल्व होने वाला था। लेकिन जब धीरज के घर पहुंचती है पुलिस तो वो वापस से बैकफुट आ जाते हैं, वापस से उनके हाथ खाली हो जाते हैं। धीरज के घर जाने के बाद में पता चला कि धीरज तो 2 दिन से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, वो कोरोना पॉजिटिव है। पुलिस बाद में हॉस्पिटल भी जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद में धीरज की सारी रिपोर्ट्स चेक करती है, रिपोर्ट्स भी एकदम पॉजिटिव थी। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कोरोना का नाटक कर लेते हैं किसी जुर्म से बचने के लिए, लेकिन रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक किया बाकी दूसरे डॉक्टर से, रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी। और वहाँ के डॉक्टर से भी पूछताछ की तो डॉक्टर ने भी बताया कि हाँ धीरज को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए उसको ऑक्सीजन बेड पर लगाया, और बाकी के सारे सिम्टम्स भी कोरोना वाले हैं। अच्छा, उस वक्त तक इतना ज़्यादा कोरोना का कहर था नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी काफ़ी सारे ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल थे, तो धीरज को आसानी से एक बेड भी मिल गया था। अब पुलिस के मन में यहाँ पर धीरे धीरे कई सवाल खड़े हो रहे थे धीरज को लेकर। पुलिस को एक बार लग रहा था कि धीरज ने सब कुछ किया है और बाद में ये कोरोना का नाटक कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स सारी सही हैं। बाद में क्या धीरज ने किया है या नहीं किया, इस बात की भी आप पुष्टि केवल धीरज ही कर सकता है, धीरज के अलावा और कोई दूसरा नहीं है बताने वाला। और पुलिस धीरज से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन अब पुलिस को एक डर ये भी लग रहा था कि अगर धीरज से पूछताछ करेंगे तो हो सकता है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि धीरज के कोरोना है और अगर वो पूछताछ करने उसके पास में जाएंगे तो हो सकता है, चांसेस हैं कि पुलिस के जो भी कर्मचारी जाएंगे उनको कोरोना हो जाए। तो कोई भी अपनी जान की बाजी नहीं लगाने वाला था। तो वो बैठ कर इंतज़ार करते हैं धीरज के ठीक होने का। किस्मत से कुछ ही दिनों बाद में धीरज की सेहत में सुधार होता है। जब उसका फिर से टेस्ट किया जाता है कोरोना का तो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। जैसे ही डिस्चार्ज मिलता है हॉस्पिटल से धीरज को, पुलिस धीरज को वहीं पर उठा लेती है और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में धीरज से पूछताछ करती है और धीरज टूट जाता है। कोई पेशेवर क्रिमिनल था नहीं, और वो अब यहाँ से सारी कहानी बताना शुरू करता है कि उसने कबूल कर लिया था कि उसने मारा है, और अब वो सारी कहानी बताता है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहले कि रानी और धीरज आपस में प्यार करते थे, ये बात सुनील को थोड़ी थोड़ी पता चल गई थी उस वक्त तक। और तीसरी बात ये कि उस वक्त 23-24 तारीख की ये बात है, उस वक्त धीरज को सच में कोरोना हो गया था। धीरज के पड़ोस में कई सारे लोगों के कोरोना हुआ था, उसी वक्त धीरज के भी कोरोना हो गया। और सबसे मेन बात कि एक संदीप नाम का और कैरेक्टर है। धीरज ने संदीप से कुछ पैसे उधार लिए थे, और पैसे लेने का रीज़न धीरज ने संदीप को ये बताया था कि वो संदीप की सरकारी नौकरी लगवा देगा, और ये कुछ रिश्वत चाहिए बाकी बाबू और बाकी दूसरे कर्मचारियों को देने के लिए, और ये पैसे लेकर तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। संदीप ने भी पैसे दे दिए धीरज को, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाते हैं। काफ़ी दिनों तक संदीप इंतज़ार करता है कि या तो नौकरी का लेटर आएगा या फिर पैसे वापस देने आएगा धीरज, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आता है। ना ही तो नौकरी लगती है, ना ही धीरज उसके पैसे वापस लौटाता है। जब काफ़ी दिनों तक धीरज ने पैसे नहीं लौटाए तो संदीप पैसों की मांग करता है धीरज से, लेकिन अब
धीरज ने सारे पैसे और कहीं पर खर्च दिए थे। संदीप को देने के लिए उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, ना ही कहीं से 2 पैसों का जुगाड़ था। दूसरी तरफ सुनील और रानी के बीच भी झगड़े बढ़ रहे थे, क्योंकि सुनील को अब काफ़ी ज़्यादा शक हो गया था, काफ़ी हद तक पता चल चुका था रानी और धीरज के रिश्ते के बारे में। तो उनके घर पर कलेश हो रहा था। और बाद में धीरे धीरे जब 2-3 बार कहने के बाद भी धीरज ने पैसे नहीं दिए वापस संदीप को, तो संदीप भी अब बड़ी धमकियाँ देने लगा। संदीप कहने लगा कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। पुलिस को बताऊंगा कि तुमने ऐसे ऐसे मेरे से पैसे लिए, धोखाधड़ी की है मेरे साथ, मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए। अब धीरज ये बात सुनकर, पुलिस का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। अब वो यहाँ पर एक छोटा सा प्लान बनाता है। वो रानी को बीच में लेकर आता है, एक तरह से बिचौलन बनाता है रानी को। अब समझौता धीरज और संदीप का ये हुआ था कि धीरज 25 जनवरी तक संदीप के सारे पैसे लौटा देगा, और इस बात की गारंटी रानी लेती है। रानी भी अब उससे प्यार करती थी, मना नहीं कर पाई, और रानी ने भी हाँ कर दिया। संदीप ने भी कहा ठीक है, 25 तारीख तक अगर पैसे लौटाते हो तो ठीक है, वरना 25 से 26 हुई तो पुलिस के पास मैं चला जाऊंगा। ये बात कहकर अब सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब सेकंडों के हिसाब से दिन बीत रहे थे, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ हो नहीं रहा था संदीप को देने के लिए, और 25 जनवरी एकदम नज़दीक आ रही थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए, दोनों काफ़ी ज़्यादा उलझनों में। धीरज को तो पैसे देने हैं संदीप को, और रानी और सुनील की घर में लड़ाई हो रही है धीरज के कारण। अच्छा, अब 23 जनवरी आती है। 23 जनवरी को धीरज को थोड़ा बहुत ऐसे कोरोना वाले सिम्टम्स आ रहे थे। उसको गले में दर्द हो रहा था, कुछ खांसी बुखार हो गया था, खांसी बुखार जैसा, तो उसको लगा कि उसको कोरोना हो गया है। फिर भी 24 तारीख को वो धीरज अपना कोरोना का टेस्ट करवाता है, और 24 तारीख की रात तक उसकी रिपोर्ट आ जाती है कोरोना की, और वो कोरोना में पॉजिटिव था। अब कोरोना में पॉजिटिव होने के बाद में सारा मेन प्लान बनाया जाता है। रानी और धीरज फोन पर प्लान बनाते हैं कि देखो अब मुझे कोरोना हो गया है, 25 तारीख कल है, कल उसको पैसे देने हैं, और तुम्हारे भी घर में कलेश चल रहा है। तो अब यहाँ पर एक ही तरीका है कि हम सुनील को रास्ते से हटा देते हैं। अगर सुनील को हम रास्ते से हटा देंगे, सुनील को मार देंगे, तब सबसे पहली बात तो हम दोनों आपस में आराम से खुल के प्यार कर पाएंगे। सुनील और तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। दूसरा, जब सुनील के मरने की खबर आएगी तो इंसानियत के नाते संदीप भी कुछ दिनों की और मोहलत दे देगा, वो भी पैसे मांगने नहीं आएगा। और सुनील को मारने के बाद में सुनील के पास भी पैसे थे थोड़े बहुत, तो सुनील के पैसों में से पैसे निकाल कर संदीप को दे देंगे, तो उसका हिसाब पूरा हो जाएगा, और बाद में हम दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा, अब सुनील को मारने के बाद में धीरज एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में, और वो घर के अंदर उसके कुंडी लगा देगा बाकी सभी फैमिली मेम्बर के। तो ना तो उन पर शक जाएगा, ना ही दूसरी तरफ धीरज पर शक जाएगा, क्योंकि वो तो कोरोना पॉजिटिव है। यही सारा प्लान बनाकर 25 तारीख की शाम को फ़ोन पर बातें हुई थी। धीरज आता है रानी के घर, सुनील के घर। घर पर आने के बाद में बच्चे दूसरे कमरे में थे, धीरज और सुनील एक ही कमरे में थे, एक साथ ही थे। धीरज आता है, वो सबसे पहले सुनील के सर पर एक वजनी लोहे की रोड से वार करता है। जैसे ही वो वार करता है सुनील के सर पर, सुनील वहीं पर बेहोश हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और सुनील जब बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, तब धीरज और रानी आपस में मिलकर चाकू से और बाकी लोहे की रोड से सुनील को जान से मार देते हैं। अच्छा, अब जब सुनील ने दम तोड़ दिया था, उस वक्त धीरज ने रानी को उसके कमरे में बंद कर दिया बाकी सभी बच्चों के साथ। बच्चों को भी कुछ सुनाई नहीं दिया, और धीरज चला गया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में अपने कोरोना की रिपोर्ट ले गया, और वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब यहाँ पर ना तो रानी के ऊपर शक जाएगा क्योंकि वो तो कमरे के अंदर बंद थी, और ना धीरज पर शक जाएगा क्योंकि धीरज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। ये थी दोस्तों धीरज की और रानी की कहानी। फिलहाल धीरज और रानी दोनों सलाखों के पीछे हैं, और अब वो ज़िंदगी भर अपने इन कर्मों की सज़ा भुगतेंगे। बाकी कैसी लगी आपको दोस्तों ये कहानी, ज़रूर कमेंट करके बताना, और ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।